ये है टेरेसा, दिल्ली के द्वारका में रहती हैं। पिछले 2 साल से इन्होंने एक सपना संजोया है, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अपने घर में जाने का सपना। दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतें तो आसमान छू रही थीं। इन्होंने गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में 2011 में अपना फ्लैट बुक कराया था। 2 साल बीत गए, आज भी इन्हें अपने घर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। हमें रेडी टू मूव इन फ्लैट्स चाहिए थे, और जो कि आज कि दिल्ली में कोई फ्लैट्स अवेलेबल नहीं है, दिल्ली के बाहर ही अब हमें देखना पड़ता है। तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इन जगहों पे हमने ट्राई किया कि हाँ हमें कहीं फ्लैट्स मिल जाए। एक एजेंसी मिली, एक ब्रोकर्स मिले, सैम्स आई थिंक उनका नाम है, सैम्स। तो उन्होंने हमें बताया कि विद इन 6 मंथ्स हमें फ्लैट मिल जाएगा, अवेलेबल होगा हमारे लिए। तो हम लोगों ने ट्राई किया, फिर हमें मिला, हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया और वी वर वेरी हैप्पी कि हमें 6 मंथ्स के अंदर रेडी टू मूव इन फ्लैट हमें मिल जाएगा। जब बिल्डर की तय समय सीमा के बाद भी इन्हें अपने घर का पोजीशन नहीं मिला तो इन्होंने छानबीन की। पता चला जिस घर का वो बेताबी से इंतजार कर रही हैं, उसके लिए बिल्डर के पास जरूरी अनुमति ही नहीं है। दरअसल टेरेसा ने 12वीं मंजिल पर अपना घर बुक कराया था, लेकिन जब इस संबंध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से जानकारी ली गई तो पता चला कि बिल्डर के पास केवल 10 मंजिल तक के निर्माण का अनुमति है और इसके ऊपर जो निर्माण किया गया है उसके लिए जरूरी अनुमति की आवश्यकता है। इसके लिए बिल्डर ने प्राधिकरण में आवेदन किया है। इस धोखाधड़ी के चलते अब इनके सपनों के घर पर अनिश्चितताओं के बादल मंडराने लगे हैं। वी वर प्रॉमिस्ड कि हाँ सब कुछ अप्रूव्ड है और 6 मंथ्स के अंदर रेडी टू मूव इन फ्लैट आपको मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो पूरी टाउनशिप बनी है वो 10th फ्लोर से ऊपर अप्रूव्ड नहीं है और हमारा जो था वो 12th फ्लोर था। तो हमें उस प्रोसेस के थ्रू आफ्टर एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स हमें ये बताया जाता था कि अब अप्रूव होगा, अब अप्रूव होगा, अब अप्रूव होगा, और उस पूरे प्रोसेस को 2 साल हो चुके हैं, बट वी स्टिल डोंट हैव द फ्लैट। और अब हमें ये बोला गया है कि विद इन द एंड ऑफ दिस ईयर हमें वो फ्लैट मिल जाएगा। टेरेसा का मामला अकेला नहीं है। दिल्ली एनसीआर और देश के दूसरे महानगरों में हमें ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जिनके बिल्डरों की धोखाधड़ी के चलते लंबे समय से अपने घर के लिए इंतजार कर रहे हैं। रियल एस्टेट में आए उछाल ने और लोगों के में निवेश ने इस क्षेत्र में कई तरह की धोखाधड़ी सामने ला खड़ी की है। हमारे यहाँ पर लोग प्रोजेक्ट जब लॉन्च करते हैं तो बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स और बिल्डर्स हैं, वो जमीन के मालिक ही नहीं होते हैं और प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले जो स्टैट्यूटरी प्लान्स, जिन नक्शों, जिन बिल्डिंग्स की फोटोग्राफ्स दिखाई जाती हैं एडवर्टीजमेंट में, उसके नक्शे ही नहीं पास होते। एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो सबसे बड़ी ज़रूरत है लेने की, वो भी नहीं ली जाती है। बिजली पानी के लिए क्लियरेंसेज नहीं लिए जाते हैं कि बिजली और पानी कल को मिलेगा या नहीं मिलेगा उनको। तो लेकिन ये सबसे पहले प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, पैसा कंज्यूमर का, पैसा एक घर लेने का होता है, उसको सुनहरी सपना दिखा के उसके पैसे लिए जाते हैं। तो उसके पैसे से बिल्डर या प्रोमोटर्स अपना प्रॉफिट बना करके तो निकल जाते हैं, लेकिन पैसा अटक जाता है और जब तक के क्लियरेंसेस सब नहीं मिलती, मालिकाना हक नहीं उसको बिल्डर को मिल जाता, और जब तक कि वो वहाँ पर वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता। 3 साल का प्रोजेक्ट कहते कहते 10 साल, 12 साल, 15 साल निकल जाते हैं। इन सबको देखते हुए केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय निर्माण क्षेत्र से हो रही गतिविधियों को नियमित करने के लिए जल्द ही रियल एस्टेट बिल 2013 लागू कर रहा है। इस बिल में निर्माण क्षेत्र से जुड़ी सभी गतिविधियों को समाहित करने के साथ ही इस क्षेत्र के लिए सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को भी परिभाषित किया जाएगा और इनको पूरे देश में एक समान रूप से लागू किया जाएगा। बिल को लेकर के आने के पीछे मुख्य मकसद ये है कि हमारे देश के अंदर जो लोगों को घर खरीदने का सपना होता है, बहुत सारी शिकायतें हम लोगों को मिलती हैं, जो कि घर खरीदने का जो सपना होता है वो सपना चूर चूर हो जाता है और पैसा देने के बाद में उन लोगों को बहुत मुश्किल से घर मिलता है, और बहुत बार तो घर ऐसा मिलता है जो कि जो प्रॉमिस बिल्डर्स ने कर रखा होता है वो प्रॉमिस के विपरीत होता है। एडवर्टीजमेंट्स के अंदर फोटोग्राफ्स हांगकांग, सिंगापुर की दिखा दी जाती हैं और जब वो असल में ज़मीन पर जाते हैं तो वो कुछ और ही पर उनको नज़र आती है। अगर वो 1000 स्क्वायर फीट की जगह लोग अपनी बुक करवाते हैं
तो जब अपना पोजीशन लेने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि 1000 स्क्वायर फीट की जगह सिर्फ 600 मिल रहा है, क्योंकि सुपर एरिया, सुपर डुपर एरिया, कोई भी नए नए तरीके की उसके वगैरह आ जाती हैं और उसके अंदर वो चला जाता है। कोई भी चेंज होता है, चेंज इज ऑलवेज फॉर द गुड। प्रैक्टिकल साइड की बात करते हैं, जब भी चेंज होता है तो ह्यूमन नेचर है कि थोड़ा सा ह्यूमन कराए तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। आज मुझे लगता है कि रेगुलेटर की जरूरत है हमारी इंडस्ट्री को, बट रेगुलेटर से पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। हालांकि इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय जमीन से जुड़े मामलों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए जमीन और मकान रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रहा है। इस बदलाव के तहत जमीन और मकान से जुड़े सभी रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में लोगों को मुहैया कराए जाएंगे, जिससे खरीदार आसानी से फ्लैट या किसी जमीन की पेपर ऑनलाइन देख सके और इससे धोखाधड़ी को कम किया जा सके। केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी मंत्रालय के रियल एस्टेट बिल 2013 में इस क्षेत्र में समानता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही दिल्ली एनसीआर और देश के दूसरे महानगरों में लोग बेफिक्र होकर घर या अपार्टमेंट खरीद सकेंगे। रियल एस्टेट बिल 2013 से इस पूरे क्षेत्र को परिभाषित करने के साथ ही रियल एस्टेट के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस बिल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके लागू हो जाने के बाद कोई भी डेवलपर मनमाने तरीके से किसी प्रोजेक्ट के लिए लोगों से पैसा नहीं ले सकेगा। नए कानून के तहत ये प्रावधान है कि कोई भी डेवलपर जब तक निर्माण के लिए सभी जरूरी अनुमति नहीं ले लेता, तब तक वह लोगों से इसके लिए किसी भी तरह से पैसा नहीं ले सकेगा। साथ ही बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट को सबसे पहले स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर सभी अनुमतियों के साथ विज्ञापित करना होगा। इस बिल के आ जाने के बाद में एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोई भी डेवलपर जब तक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इस बिल के बाद सेटअप होगी, उस रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसको ज़रूरी होगा कि उसके पास में सारे के सारे क्लियरेंसेस इंक्लूडिंग उसकी मालिकाना हक, ये नहीं कि सिर्फ बयाना दिया हुआ है और काम चल गया, उसके ज़मीन का मालिकाना हक, उसके अपने एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, उसके पूरे बिल्डिंग प्लान्स के क्लियरेंसेस, फिर उसको जो है ये बताना पड़ेगा कि टोटल कारपेट एरिया कितना है। अगर यह कानून पारित हो जाता है तो बिल्डर को प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी जानकारी, मसलन प्रमोटर, लेआउट, जमीन की स्थिति, कारपेट एरिया और प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट बनेंगे, इस सब की जानकारी सार्वजनिक तौर पर मुहैया करानी होगी। अब तक ऐसा होता आया है कि लोगों को जब घर या फ्लैट बेचा जाता है तो बिल्डर ये करता है कि आपके सामने हमेशा हरियाली और खुला एरिया रहेगा और कुछ समय बाद वहां एक दूसरी इमारत बनाना देता है। चूंकि जमीन के अधिकार उसके पास होते हैं, ऐसे में पहले से रहने वाले लोग उसे ऐसा करने से नहीं रोक पाते हैं। रियल एस्टेट बिल में इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसके मुताबिक एक बार किसी इमारत का नक्शा पास हो जाता है तो उसमें बाद में दूसरी किसी इमारत का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। उसको जो है ये बताना पड़ेगा कि टोटल कारपेट एरिया कितना है। कारपेट एरिया को हमने डिफाइन कर दिया है, वॉल टू वॉल का एरिया को कारपेट एरिया कहा जाएगा, अब कोई सुपर डुपर एरिया नहीं। उसके अलावा उसमें कॉमन एरियाज कौन कौन से होंगे, और कॉमन हमने इसमें बिल में डाल दिया कि कॉमन एरियाज जो हैं उसके मालिक वहां के सारे रेजिडेंट्स उसके मालिक होंगे, तो बिल्डर मालिक नहीं होगा। तो कल को जो कॉमन एरिया है, जो ओपन एरियाज हैं, उन एरियाज के अंदर कल को एकदम से टावर कोई और नया खड़ा नहीं हो सकता। तो ये सारी की सारी चीजें उसको बना के एग्रीमेंट कि वो बायर और बिल्डर का क्या एग्रीमेंट होगा, वो सारी की सारी चीजें उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी को देनी होंगी और उसकी वेबसाइट के ऊपर, रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर वो डालेंगे, तब जाकर के वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है। तो वो कम से कम एक सबसे बड़ी सुरक्षा हमने होम बायर्स को इस बिल के माध्यम से हम देने जा रहे हैं कि उनको अब कोई चीटिंग और फ्रॉड उनके साथ में नहीं कर सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, डेवलपर पहले से चल रहे प्रोजेक्ट के लिए लोगों से लिए हुए पैसे को लेकर कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर देता है। इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए इस बिल में ये प्रावधान किया गया है कि बिल्डर को हर एक योजना के लिए एक नया खाता खोलना होगा और लोगों से लिया उसी खाते में रखना होगा और इस पैसे का उपयोग वे अपने किसी और गतिविधि के लिए नहीं करेंगे। साथ ही बिल्डर को निर्माण लागत में लगने वाली राशि का ब्यौरा भी स्थानीय निकाय को देना होगा। हर प्रोजेक्ट का एक सेपरेट अकाउंट होगा
और उसके होम बायर पैसे देंगे, और जो वो पैसा देंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस पूरे प्रोजेक्ट की परसेंटेज के टर्म्स में रेगुलेटर या स्टेट गवर्नमेंट उसकी तय करेगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट उसकी तय करेगी परसेंटेज के टर्म्स में कि क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की उस परसेंटेज का पैसा उसको वहां पे सेपरेट जमा कराना पड़ेगा, और वो पैसे को सिर्फ वो उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में लगा सकता है, बाहर दूसरी जगह पे डाइवर्ट नहीं कर सकता। तो हमने कहा है कि 70% और लेस फॉर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मतलब कि हिंदुस्तान में जमीन की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वेरी करता है। जहां पे जमीन की वैल्यू ज्यादा है वहां कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की परसेंट कम है, लेकिन जहां पे जमीन की वैल्यू कम है वहां कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है। तो मान लीजिए 50% पूरी उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो 50% पैसा उसका जो भी आएगा उसको सेपरेट अकाउंट में डालना पड़ेगा, और उससे उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन में डालना पड़ेगा। गौरतलब है कि विनिर्माण क्षेत्र में हो रही गतिविधियों में पिछले काफी समय से धोखाधड़ी की शिकायतें मिलने के बाद मंत्रालय की ओर से उठाए जा रहे इस कदम को सराहा जा रहा है। हालांकि बिल्डरों की तरफ से हमेशा ये तर्क दिया जाता रहा है कि जब महंगी जमीन खरीदने के बाद अगर प्राधिकरण दूसरी जरूरी अनुमतियों का इंतजार किया जाए तो उनके लिए किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना फायदे का सौदा नहीं रह जाएगा। एक चीज समझिए, अगर आज मैं 200 करोड़ रुपए लगाता हूं लैंड परचेज करने में, पर मंथ का 1% का इंटरेस्ट लगा देता हूं, चाहे वो मेरा पैसा है, कैलकुलेट तो करूंगा ना, 200 करोड़ रुपए के ऊपर 1% का मतलब होता है 2 करोड़ रुपए पर मंथ। करोड़ अगर 6 महीने अप्रूवल नहीं आते, आज अप्रूवल के लिए फाइल लगाने के बाद, इट मींस कितना पैसा लूज किया मैंने? 12 करोड़ रुपए। 12 करोड़ रुपए अगर मैं अपने बचा लूं तो मुझे लगता है मैं कस्टमर को और बेटर सेटिस्फैक्शन दे सकता हूं, तो कहीं ना कहीं चीजों को पिन पॉइंट तो करें, बिल्कुल करें, वो कस्टमर का भी हक है, रेगुलेटर का भी हक है जो भी आया नहीं है, बट एट द सेम टाइम मेरे साथ भी थोड़ी सी एम्पैथी तो रखें। लेकिन वे ये भी मानते हैं मंत्रालय की तरफ से कोई पहल की जाए जिसमें उन्हें सभी जरूरी अनुमतियां सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए हासिल हो जाए तो वे अपने ग्राहकों को और पारदर्शी तरीके से सुविधाएं मुहैया करा सकेंगे। आज अगर हम कहते हैं जी सिंगल विंडो बनाएंगे, सिंगल विंडो अगर हो जाए तो इसमें सबसे ज्यादा खुशी तो एक आदमी को होगी, डेवलपर को इसलिए खुशी होगी क्योंकि हम सब समझते हैं, वी आर मैच्योर पीपल, वी आर डूइंग बिजनेस हियर। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी डेवलपर इस बात से खुश होगा कि मैं एक जगह जाऊं जहां मेरे सारे काम हो जाएं। बट सबसे बड़ा चैलेंज है इसके अंदर सिंगल विंडो में, क्या आज हम रेगुलेटर लाने से पहले अपने प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन कर चुके हैं? हमेशा एग्जीक्यूशन में बसता है, गॉड लाइज इन एग्जीक्यूशन। प्लानिंग तो बहुत अच्छी है हमारी, बट प्लानिंग करने से पहले उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीजें आज हमें चाहिए, क्या वो चीजें हम तैयार कर चुके हैं? हालांकि डेवलपर ये भी मानते हैं कि अगर मंत्रालय की तरफ से जरूरी अनुमतियों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित कर दी जाए जिससे इस क्षेत्र में निवेश करने वाले लोगों के लिए काम करना ज्यादा आसान हो जाए। आपकी फाइल कंप्लीट आई है, आप एज अ डेवलपर फाइल पूरी कंप्लीट करके लाए हैं, 10 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी फाइल अप्रूव होके मैं आपके हाथ में वापस दूंगा। आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आज एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए एक लैंड लिया, अलॉट कराया अथॉरिटी से, उसको स्मूथ करने के लिए, सो इससे बढ़िया तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्योंकि मुझे सिर्फ एक जगह जाना है, मुझे पता है जी 10 दिन के अंदर क्लैरिफाई होने वाली हैं, आई विल गेट ऑल दी अप्रूवल्स, व्हाट इज गोइंग टू बी बेटर फॉर मी। और कस्टमर का इसके अंदर फायदा ये होता है कि अगर मैंने 10 दिन में मेरे पास अप्रूवल आ गया, मैं अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकता हूं हाथों हाथ विदाउट एनी प्रॉब्लम। मैं आज फाइल डालूं, 10 दिन के अंदर फाइल क्लियरेंस से आए, सी एंड ऑफ द डे एज अ डेवलपर मैं एक प्रोजेक्ट क्यों लेके आता हूं? मार्केट करने के लिए, बेचने के लिए और प्रॉफिट्स कमाने के लिए। आमतौर पर ऐसा भी देखने में आया है कि बिल्डर के अलावा रियल एस्टेट से जुड़े कई एजेंट भी लोगों के साथ धोखाधड़ी में शामिल होते हैं। इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए मंत्रालय ने इस बिल में एजेंट का रियल एस्टेट अथॉरिटी में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। साथ ही उन्हें एक खाते में अपने सभी लेन देन की जानकारी भी रखना जरूरी होगा। मंत्रालय के इस कदम से रियल एस्टेट में पारदर्शिता के साथ ही काले धन के इस्तेमाल पर लगाम भी लगाई जा सकेगी। ध्यान रखा है कि जितने प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स
रियल एस्टेट एजेंट्स को जो हमने डिफाइन किया है उनको भी इसमें रजिस्टर होना पड़ेगा। और रियल एस्टेट एजेंट्स की डेफिनेशन हमने इसमें ये डाली है कि वो रियल एस्टेट एजेंट कहलाया जाएगा जो नेगोशिएट करेगा। तो अगर कंसल्टेंट भी नेगोशिएट कर रहा है अपार्टमेंट बेचने के लिए और होम बायर के साथ में, तो वो चाहे कंसल्टेंट अपने आप को कहता हो चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर कहता हो, वो रियल एस्टेट एजेंट के डेफिनेशन में आ जाएगा और उसको भी रजिस्ट्रेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास करनी पड़ेगी। और कोई अगर रियल एस्टेट एजेंट अगर बगैर उसके अगर वो बेचता है पाया गया तो इस पे भी उसके खिलाफ में स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स दी गई। तो रियल एस्टेट एजेंट्स की डेफिनेशन हम लोगों ने इसमें वाइड किया है और जिसके अंदर कंसल्टेंट्स के फॉर्म में या प्रॉपर्टी डीलर के फॉर्म में अगर वो कर रहा हो तब भी वो उसमें आएगा। और दूसरा जो है वो उसको अगर वो बगैर रजिस्ट्रेशन के अगर वो करता है तो उसके अगेंस्ट सख्त सज़ा भी उसमें होगी। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो ब्लैक मनी की ट्रांजैक्शंस को रोकने में काम आएगा वो ये है कि एक हम लोग प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बुक कीपिंग के लिए यानी खाता बनाने के लिए हम लोग उनको देंगे जो हर रियल एस्टेट एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर या कंसल्टेंट को रखना पड़ेगा और उसके अंदर उसको उस हिसाब से एंट्री करनी पड़ेगी कि कितने का बेचा और कैसे बेचा गया, ताकि ये ट्रेस किया जा सके कि किसी भी होम बायर ने किस प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू, किस रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू वो प्रॉपर्टी खरीदी है। तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इन सब लोगों का ये मानना है कि इस माध्यम से हम लोग जो ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन है को हम लोग इसके तहत हम ध्यान रख सकते हैं। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई डेवलपर जरूरी अनुमति के किसी प्रोजेक्ट के लिए लोगों से पैसा लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी और उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इस बिल में इस बात का भी प्रावधान है कि अगर कोई डेवलपर लगातार बिल के कानून उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की सजा और प्रोजेक्ट का 10% तक जुर्माना वसूला जा सकता है। उनको 3 साल तक की सजा होगी और फिर उसके बाद में वो लोग कभी दोबारा से प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर पाएंगे। ये हमने बहुत सख्त प्रावधान इसके अंदर रखा है क्योंकि इम्प्रिजनमेंट को लेकर के बिल्डर्स को बहुत कुछ लोगों को नाराज़गी थी, लेकिन मैं इम्प्रिजनमेंट को मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि ये केवल फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कारण नहीं है। इसके अंदर अगर आप अभी मुंबई के पास में 78 लोग एक बिल्डिंग के गिर जाने की वजह से मर गए और वो बिल्डिंग के ऊपर वो मार्शी एरिया में बना था, उसने कहीं पर भी परमिशन एनवायरनमेंट की क्लियरेंस की या बिल्डिंग के स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस म्यूनिसिपल लोकल बॉडी से कहीं से भी नहीं लिया था। तो ऐसे बिल्डर को इम्प्रिजनमेंट क्यों नहीं मिले? तो ये तो ऐसे बिल्डर्स को इम्प्रिजनमेंट होगा कि जो बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी सेफ्टी के, सिक्योरिटी के जो बिल्डिंग बना रहा है और इतने सब लोग मर रहे हैं, तो अगर उसको भी हम सजा जेल जाने की नहीं दे पाएंगे तो फिर हम किसको देंगे? जब कोई उपभोक्ता फ्लैट या प्लॉट खरीदता है तो बिल्डर उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट साइन करता है जो बिल्डर के मनमाने तरीके से काम करने की छूट देता है और अगर उपभोक्ता समय पर पैसा न दे पाए तो उस पर महंगी दर से जुर्माना और इसके अलावा अगर उपभोक्ता अनुबंध से हटना चाहता है तो उसके लिए काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस सब को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय एग्रीमेंट के प्रारूप को भी तैयार कर रहा है जिसमें उपभोक्ता के लिए इन सारी हानिकारक शर्तों से बचाया जा सके और ये एग्रीमेंट उपभोक्ता और बिल्डर दोनों के लिए समान हो। हम लोगों ने इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक दिया है जो बायर सेलर एग्रीमेंट का जिस तरीके से होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए और हमारे देश के सब शहरों में एक जैसा वो होना चाहिए ताकि वो टर्म्स को अलग अलग तरीके से बिल्डर्स उसी का फ़ायदा उठाते हैं कि अलग अलग टर्म्स को अलग अलग तरीके से बता करके लोगों को मिसगाइड करा जाता है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आती है। इस बिल में उपभोक्ताओं के अधिकारों और कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। इसके मुताबिक उपभोक्ता को प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी हासिल करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही इमारत के निर्माण की प्रगति की जानकारी भी वह हासिल कर सकता है और अलॉटमेंट के बाद उसे जरूरी दस्तावेज लेने का अधिकार भी होगा।
बिल में एक राज्य में या कई राज्यों को मिलाकर एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन की बात कही गई है। ये अथॉरिटी इस क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही शिकायतों के निपटारे के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा डेवलपर पर होने वाले जुर्माने का ध्यान भी रखेगी। इस बिल में शिकायतों के तेजी से निपटारे के लिए अथॉरिटी द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति और अथॉरिटी के फैसलों में अपील करने के लिए एक अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन का भी प्रस्ताव है। अंदर हमारे 3 लेयर होंगे। एक लेयर सबसे पहले एजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा, जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल या उसके ऊपर के रैंक का ऑफिसर होगा स्टेट गवर्नमेंट में। वो एजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा। अगर कोई ऐसे डिस्प्यूट्स होंगे तो वो और उसकी टीम जो होगी वो बिल्डर और कंप्लेनेंट को ठीक करेगी। दूसरा लेवल होगा रेगुलेटरी अथॉरिटी का और तीसरा लेवल ट्रिब्यूनल का होगा। लेकिन उसके साथ साथ में जो हमारे अभी कानून में कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम्स वगैरह हैं, कंज्यूमर एक्ट्स हैं, वो भी उसमें भी जा सकते हैं। तो ये नहीं है कि इसमें आने के बाद में वहाँ नहीं तो एक जगह के ऊपर ये इनके ऊपर हमारे कंप्लेनेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कि वो यहाँ पे कंप्लेंट करना चाहे या कंज्यूमर ग्रीवेंस मैकेनिज्म में वहाँ पे कंप्लेंट करें। इस बिल में केंद्रीय सलाहकार परिषद के गठन का भी प्रस्ताव है, जो केंद्र सरकार के बिल को लागू होने पर इसमें जरूरी बदलाव के लिए सिफारिशें और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा जैसे मामलों पर सलाह देंगे। इस परिषद में एक बार में देश के 5 राज्य शामिल किए जाएंगे और हर बार परिषद के गठन में रोटेशन की प्रणाली अपनाई जाएगी। इस बिल में 1000 वर्ग मीटर या 10 अपार्टमेंट या उससे अधिक को इस बिल के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है। लेकिन इसमें ये प्रावधान भी किया गया है कि यदि राज्य सरकार इस सीमा को और कम करना चाहती है तो राज्य इसके लिए स्वतंत्र हैं। हाल ही इस बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी है और 22 राज्य इस बिल पर पहले ही अपनी सहमति जता चुके हैं। इस सब के बाद मंत्रालय इसे आगामी मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी कर रहा है। 22 स्टेट्स जिसमें अलग अलग पार्टीज की सरकारें हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया और मैं मानसून सेशन में इसको लेकर के आऊँगा, जहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा और स्टैंडिंग कमेटी आएगा ये, और हम उम्मीद करेंगे कि सब पार्टीज इसको सपोर्ट करेंगी। यह बिल सब जगह लागू होगा और स्टेट्स में भी हर पार्टी की सरकार, राज्य सरकार ने समर्थन किया है। और बिल्डर्स को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिल्डर्स अच्छे बिल्डर्स हैं जिनकी अच्छी निष्ठा से काम करेंगे, उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जिन बिल्डर्स की कमाई केवल इस तरीके से होती है कि वो आम जनता के पैसों के ऊपर खेलना चाहते हैं, तो उन लोगों को दिक्कत ज़रूर आएगी। लेकिन जो अच्छे बिल्डर्स हैं, जो लोग जिनकी निष्ठा अच्छी है, उनको दिक्कत नहीं होगी। मकान का सपना दिखाने वाले बिल्डरों और सब्ज़बाग दिखाते विज्ञापनों के झांसे में आम जनता आसानी से आ जाती है। आखिर घर हो अपना, ऐसा सपना जो हर किसी का होता है। लेकिन नया कानून उपभोक्ताओं की खून पसीने की कमाई को धोखाधड़ी से बचाएगा, इसकी उम्मीद तो की जा सकती है।